हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा फरवरी 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि सेकेंड पेपर है, यानी कि भाषा सेकेंड हिंदी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देते हैं। तो आपका निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 9 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात में नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर कमरे से गढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले भी कम नहीं है। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसी मिजराव से। अब प्रश्न उठता है कि हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं या कहीं और से आए हैं? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में हुई हो। अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहीं से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का माध्यम वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान रही है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग पहले क्वेश्चन देखते हैं और फिर आंसर की तरफ चलते हैं। तो जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे कहीं और से आए हैं या आपके उनमें से कुछ भारत के और कुछ बाहर के हैं। वे चीन और इंडोनेशिया के हैं और वे भारत में ही जन्मे हैं। तो गद्यांश को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो आपका जो गद्यांश है इसमें देखते हैं कि कभी सोचा है भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु केरल से कश्मीर तक, राजस्थान गुजरात में नागालैंड मणिपुर तक, इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे। विशेषकर चमड़े से गढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक हैं। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले भी कम नहीं हैं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसे मिजराव से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे या कहीं और से आए हैं? तो कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते हुए देखते या सुनते हैं तो मन कहता है कि उनकी उत्पत्ति भारत में हुई हो। अनेक बाहर से भी आए हैं। देखिए क्या है कि उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर से आए हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है वो राइट हो जाता है, यानी कि उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर से आए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तो तबला हो गया, झांझ हो गया, वीणा हो गई और बांसुरी हो गई। तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए गद्यांश कहाँ से छोड़ा था वहाँ से पहले देख लेते हैं। वैसे तो गद्यांश को आप पूरा पढ़ें और चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? तो आपका है, देखिए, हमारी वीणा मिस्र, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान है। तो इस तरह से क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका वीणा हो जाएगा। वीणा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं।
या कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं। प्राचीन भारतीय वाद्य इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त होते हैं। भारत में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन सा सत्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे भारत में ही जन्मे हैं, कहीं और से आए? कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को बजते देखते सुनते हैं तो मन कहता है कि उसकी उत्पत्ति भारत में हुई हो। अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहीं से अन्य देशों में प्रचलित हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का माध्यम वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। हमारी वीणा मिस्र, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में विद्यमान है। और ऊपर देख लेते हैं कि कभी सोचा कि भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित है? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात में नागालैंड, मणिपुर तक इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित हैं। तो आपके ऑप्शन में क्या है? तमिलनाडु और केरल। तो देखिए, तमिलनाडु और केरल आपका यही सत्य है, यानी कि आपका जो थर्ड क्वेश्चन है तमिलनाडु और केरल, ये राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है। साहित्यिक ग्रंथ, वाद्य यंत्र, कलाकार, प्राचीन तंत्र। तो गद्यांश की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखिए, सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का माध्यम वाद्य यंत्र। देखिए यहाँ पे आपका आ गया वाद्य यंत्र। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है वाद्य यंत्र, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है। भारतीय, देखिए सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या संज्ञा है? तो इसको हम समझ लेते हैं कि भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो आपका ये विशेषण हो जाता है, यानी भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। ठीक है ना, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं? तो देख लेते हैं कि किस उपसर्ग में प्रत्यय। देखिए, हर ऐसा कोई भी जितने भी पेपर सोल्व कराए हैं उसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय तो ज़रूर से ज़रूर ही आता है। ठीक है ना, तो देखिए किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो भारतीय तो इसमें नहीं है, शीघ्रता तो इसमें आपका भी नहीं है, विशाल इसमें भी नहीं है, और प्रचलित, देखिए प्रचलित में प्रचलित में आपका आपका क्या हो गया? उपसर्ग आगे। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग आपका होता है आगे, उपसर्ग होता है आगे, और प्रत्यय होता है पीछे, प्रत्यय होता है पीछे। तो इस अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाता है? ता। प्रत्यय क्या है? ता। तो आपका इसमें हो जाता है प्रचलित। इत आपका क्या हो जाता है? पीछे तो प्रचलित इत हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका देखिए प्रत्यय मतलब पीछे इत, और आपका उपसर्ग आपका प्रा, तो इस अकॉर्डिंग आपका प्रचलित हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में, सुमेरी संस्कृति में, पुराणों में, भारतीय सभ्यता में। तो वेदों में कुछ चर्चित वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। तो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इतिहास जानने का एक माध्यम वाद्य यंत्र है। वेदों में उल्लेखित वाद्य यंत्रों के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। इसको भी देख लेते हैं। देखिए आपका 7 नंबर का है, गद्यांश को पढ़ते हैं। कभी सोचा है कि भारत में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र प्रचलित हैं? सोचने में शीघ्रता मत कीजिए। तमिलनाडु, केरल से कश्मीर तक, राजस्थान, गुजरात में, नागालैंड, मणिपुर तक इस भारत नामक विशाल भूखंड में सैकड़ों प्रकार के वाद्य यंत्र परंपरा से प्रचलित रहे हैं। विशेषकर चमड़े से गढ़े वाद्य यंत्र तो सर्वाधिक है। बांसुरी जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले भी कम नहीं हैं। ये तार वाले भी कुछ गज से बजाए जाते हैं और कुछ छोटी सी अंगूठी जैसी मिजराव से। अब प्रश्न उठता है कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, क्या वे हम
भारत में ही जन्मे हैं, कहीं और से आए, कहना कठिन है। जब भी हम किसी वाद्य यंत्र को देखते सुनते हैं तो मन कहता है इसकी उत्पत्ति भारत में हुई है। अनेक बाहर से भी आए हैं और यह भी सच है कि अनेक भारतीय वाद्य यंत्र यहीं से अन्य देशों में प्रचलित हुए। सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने का माध्यम वाद्य यंत्र आज भी प्रयुक्त है। हमारी वीणा मिस्री, सुमेरी, जापानी, चीनी संस्कृति में भी विद्यमान है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता, कौन सी? हड़प्पा या सुमेरी संस्कृति। वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं तो हड़प्पा सभ्यता में। तो आपका जो 7 नंबर का आंसर हो जाता है वो आपका हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद जन्म शब्द का समानार्थी है तो उत्पत्ति, उल्लेख, विद्यमान या प्रयुक्त। तो जन्म शब्द का जो समानार्थी है वो हो जाता है उत्पत्ति। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भूखंड शब्द में समास है। तो भूखंड, तो इसमें क्या है? देखिए जो खंड है आपका वो प्रधान है और जिसमें अंतिम पद प्रधान होता है तो वो कौन होता है? तो वो तत्पुरुष समास होता है ना। तो आपका तत्पुरुष समास हो जाता है, यानी भूखंड तो शब्द में समास है तो तत्पुरुष समास है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निर्देश, प्रश्न संख्या 10 से 14 नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा देश होनी चाहिए। तो जुड़ाव या समरूपता या समरसता या अलगाव। तो इसमें आपका हो जाता है कि बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? तो समरूपता। और आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाता है। समरूपता होनी चाहिए जिससे बच्चों को भाषा सीखने में कठिनाई ना हो। और आपका देखिए जो आपका डैश के जगह पर आपका समरूपता आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद कराएंगी। शिक्षार्थी से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी। एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी या हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो शिक्षार्थी से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करेंगी। मतलब क्या है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक एकांकी के रूप में तो शिक्षक शिक्षिका को चाहिए, यानी जो अध्यापक हैं उनको चाहिए कि जो बच्चा है, जो छात्र है, उसको एकांकी पढ़वाने में उसका मंचन कराएं और उसमें अभिव्यक्ति की कुशलता प्राप्त होगी। तो इस तरह आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। उसके बाद लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं, तो ये भी नहीं है। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति, शिक्षक का रवैया। तो आपका जो आंसर हो जाता है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, ये राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पद्य, गद्य और नाटक हमारी देश संवेदन को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। तो भाषिक सौंदर्यात्मक या भाषिक ज्ञानात्मक या सांस्कृतिक साहित्यिक या सांस्कृतिक भौतिक। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? सांस्कृतिक और साहित्यिक हो जाता है। यानी देखिए पद और गद्य और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। और देखिए यहाँ पे जो आपका डैश है तो पहले में आपका सांस्कृतिक हो जाएगा, दूसरे में आपका साहित्यिक हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक और साहित्यिक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो 3 या सभी या सीमित या एक।
तो कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है। तो इसमें हो जाता है किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यानी सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। तो इस तरह आपका जो बी ऑप्शन है ये राइट हो जाता है। इसको देख लेते हैं। देखिए, कोई भी एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। उसके बाद वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, अचेतन कालबद्ध या सचेतन कालबद्ध। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है, यानी देखिए वाणी और लेखन में मूल अंतर तो सचेतन और कालबद्ध हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यानी वाणी और लेखन में मूल अंतर ये है कि लिखित भाषा सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में यानी समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं कि किसी छत के नीचे बिना भेदभाव किए कोई भी जात का बच्चा हो, उसकी बुद्धि किसी भी तरीके की हो, और उसमें क्या है एक ही साथ जो बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। इनमें किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। उसमें ये भी नहीं देखा जाता है कि लिंग जेंडर भी नहीं देखा जाता, जात पात भी नहीं देखी जाती, अमीरी गरीबी भी नहीं देखी जाती, कुछ भी नहीं देखा जाता है। बच्चों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, बच्चों के प्रति अति उदारवादी दृष्टिकोण रखा जाए या बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। तो इसमें क्या है, जो समावेशी वातावरण होता है, तो समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। पढ़ी सामग्री के बारे में आलोचनात्मक चिंतन से, हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, सृजनात्मक लेखन की अनिवार्यता से, हिंदी की ध्वनियों को सिखाने से। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है हिंदी की वास्तविक व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है तो हिंदी की व्याकरणिक व्यवस्था को जानने से। उसके बाद क्वेश्चन है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो सौंदर्य बोध, संस्कृति, संप्रेषण या कला। तो इसमें जो आंसर हो जाता है वो आपका संप्रेषण हो जाता है। यानी भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करता है। भाषा के ज्ञान से व्यक्ति में तार्किक क्षमता का विकास होता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी संस्कृति, कला और अन्य ज्ञान यानी और से ज्ञान व्यक्त कर सकता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो सी ऑप्शन यानी संप्रेषण हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है, सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, सभी बच्चों का मनोरंजन करती है। तो इसमें आंसर जो हो जाता है यानी सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वह कक्षा के सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। दृश्य श्रव्य सामग्री, देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री कहते किसको, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं।
दृश्य श्रव्य सामग्री वह होती है जिससे हम यानी सुनकर भी और देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। जैसे आपका मोबाइल हो गया, जैसे आप हमारी आवाज़ भी सुन रहे हैं प्लस आप हमारे नोट्स को भी देख रहे हैं, तो ये क्या हो गई, ये दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाती है। जैसे टीवी आपका हो जाता है, ये भी आपका दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाता है। अगर सिर्फ श्रव्य की बात करें जिसमें सिर्फ सुनकर आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जैसे आपका रेडियो हो जाता है, ये आपका श्रव्य सामग्री हो जाता है। और अगर दृश्य, तो जैसे आप सिर्फ देख कर, जैसे ग्लोब आपका हो जाता है या बुक्स आपकी हो जाती है, तो आप देख के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, तो ये आपकी दृश्य सामग्री हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है। यही आंसर आपका राइट हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सतत आकलन यानी टेस्ट, ठीक है ना। तो लिखित परीक्षा, भाषा प्रयोग की क्षमता, मौखिक परीक्षा या व्याकरण की जानकारी। तो इसमें आपका क्या हो जाता है कि भाषा प्रयोग की क्षमता जो ये आपका है, ये आपका राइट हो जाता है। क्योंकि जब हम कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो जब हम बच्चों का क्या करते हैं, सतत आकलन करते हैं, तो लिखित परीक्षा से उतना हम नहीं प्राप्त कर सकते, या मौखिक परीक्षा या व्याकरण की जानकारी। लेकिन जब भाषा प्रयोग की क्षमता को देखते हैं, क्योंकि भाषा प्रयोग की क्षमता कि बच्चे कितना सीख गए हैं और बच्चों में तर्क शक्ति है, इस तरह से बच्चे जब भाषा प्रयोग की क्षमता इसमें होती है, तो बच्चे ज़्यादा, ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसा लगता नहीं, ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख रहे हैं, तो उनका हम जो उनकी भाषा प्रयोग है उसकी क्षमता को देखेंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो बी ऑप्शन हो जाता है वो राइट हो जाता है। और जहाँ पे इस तरह का कि बच्चे की भाषा क्षमता या अच्छा परिवेश या अच्छा माहौल, या बच्चे स्वयं करके सीख रहे हैं, कुछ करके सीख रहे हैं, और शिक्षक क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शक के रूप में उनकी सहायता कर रहे हैं। जहाँ पे बच्चे अटकते हैं, थोड़ा रुकते हैं, कुछ उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चे टीचर का क्या काम है, वहाँ पे सिर्फ उनका मार्गदर्शन करना है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है। देखिए, बच्चे की भाषा, अब जहाँ पे भाषा की बात आ जाए, जहाँ पे भाषा की बात आ जाए और समाज के साथ, यानी कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, तो कौन हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि पियाजे ने क्या कहा था, जो जीन पियाजे, उनका विचार, उनका क्या था कि उन्होंने विचार को सर्वप्रिय माना। सबसे पहले क्या माना कि विचार आता है और उसके बाद भाषा आती है, भाषा आती है। और चॉम्स्की ने क्या माना था, यानी नॉम चॉम्स्की ने क्या माना था कि पहले भाषा आती है, पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार आता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये कंफ्यूज करने वाले, कि ऐसे दे देंगे कि विचार और भाषा, भाषा और विचार। अब इसमें पूछेंगे कौन सा राइट है, किसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि चॉम्स्की का दे दिया, अब आप कंफ्यूज हैं कि चॉम्स्की ने भाषा पहले बताई थी या विचार पहले बताया था। तो आप लोग इस तरह से याद करिए कि पियाजे, तो जो पियाजे हैं, तो पा में छोटी की मात्रा लगी है और विचार वा में छोटी की मात्रा लगी है, तो उन्होंने पहले विचार बताया। लेकिन ऐसे भी आप समझ सकते हो, मैं ट्रिक से बता रही हूँ, और वैसे तो इन्होंने पहले विचार बताया। तो प्याजे में पा में छोटी की मात्रा, विचार में वा में छोटी की मात्रा, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। और जहाँ पे चॉम्स्की की बात आ जाए, तो चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की ने इन्होंने भाषा को पहले माना, उसके बाद विचार को माना। और अगर वाइगोस्की की बात की जाए, देखिए हमने आपको ट्रिक से बताया भी था कि इसमें भी आपको वाइगोस्की में भी सा आता है और आपका रोस में भी सा आता है, और आपका देखिए भाषा में भी शा आता है, संस्कृति में भी सा आता है, और समाज में भी सा आता है। तो जहाँ पे इतने सा एक साथ मिल रहे हैं, तो वो किसका है, वाइगोस्की का हो जाता है, ठीक है ना। तो भाषा, संस्कृति और समाज। और स्किनर का क्या है, तो अनुकरण, क्या है, अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। तो इस तरह से इसमें पूछा क्या गया है कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि समाज के साथ, तो हमने क्या कहा, बहुत सारे सा मतलब वाइगोस्की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका वाइगोस्की के साथ चला जाता है आंसर, ठीक है ना।
तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा होगा? तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषा नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रटने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रटने की बात हो रही है, यानी भाषा अर्जित करने की स्थिति में। अब भाषा अर्जित करने वाली बात कौन सी भाषा अर्जित की जाती है? तो आप पहले हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो अर्जन करना यानी कि हम जो चीज़ को अर्जित कर लेते हैं, जिस भाषा को अर्जित कर लेते हैं, जैसे कि हम अपने परिवेश में, अपने माहौल में, अपने माता के साथ, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा अपने माता के संपर्क में आता है, फिर पिता के संपर्क में आता है, फिर पड़ोसियों के संपर्क में आता है। तो वो क्या करता है? वो भाषा अर्जित करता जाता है। वो और उसकी भाषा कौन सी वो कहलाती है? वो मातृभाषा, मदर टंग, यानी कि मादरी जबान, ठीक है ना। तो ये भाषा कहलाती है। तो इसको क्या अर्जित करना पड़ता है? नहीं, ये अपने आप से अर्जित हो जाती है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं। तो जी नहीं, क्या हम लोगों ने जब मातृभाषा सीखी तो उसको रटा? नहीं, जो सब बोलते गए वही चीज़ें हमको भी याद हो गई। मान लीजिए कोई बच्चा अमेरिका में रह रहा है, तो क्या वो नियम और इंग्लिश की जितनी भी सब कहते नहीं कि जैसे बच्चे याद करते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, ऐसा नहीं, बच्चे वो कुछ भी नहीं याद करते। उनको स्टार्टिंग से ही बताया जाता है। वो जानते हैं कि हमारी मम्मी एप्पल बोल रही हैं, यानी सेब है ये, तो वो एप्पल जानते हैं कि इसको एप्पल कहते हैं। या वाटर है तो पानी को वाटर कहते हैं। जैसे यहाँ बच्चा मम्मा और पानी कहना सीख जाता है, ऐसे वहाँ वाटर कहना सीख जाता है। तो उसको कोई नियम कानून नहीं बताए जाते हैं। वो अपने वहाँ का जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, उसी तरीके से बच्चे सीख लेते हैं। तो क्या है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में रटा जाता है तो रटा नहीं जाता है। कभी कोई त्रुटि नहीं होती है तो क्या है इसमें? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और अधिकतर त्रुटियां ही करते हैं इसमें। यहाँ पे क्या कि यहाँ पे नियम कानून थोड़ी ना बन रहे हैं कि जो भाषा अर्जित की जा रही है उसमें नियम बने हैं, कानून बने हैं, परिभाषाएं बनी हैं। नहीं, इस पुस्तक से आप भाषा को अर्जित करो, इस अध्यापक से भाषा अर्जित करो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर, देखिए वही चीज़ आ गई कि स्वाभाविक रूप से ग्रहण करता है। कैसे करता है? तो स्वाभाविक रूप से जो मम्मी पापा बोल रहे हैं हमारे, हम वही बोलने लगे। जैसे भी घर का माहौल होता है, बच्चे वैसा सीख जाते हैं। तो बस यही चीज़ है भाषा अर्जित में। तो इसमें कोई नियम कानून नहीं होते, कोई पुस्तक नहीं होती है, कोई शिक्षक नहीं होते हैं। बच्चा जैसा परिवेश पाता है, जैसा वातावरण पाता है, वैसे ही बच्चा सीख जाता है। इसको मातृभाषा कहते हैं। खैर, काफ़ी लंबा हो गया टॉपिक, काफ़ी गहराई में चले गए, लेकिन चीज़ें अच्छे से समझ लें, तभी चीज़ें आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सटीक यही आंसर आ जाए, लेकिन जब आपको चीज़ें पता हैं तो आप कोई सा भी आंसर कितना भी घुमा के पूछ लें, आप लोग आंसर निकाल ही लेंगे। फिर क्वेश्चन है आपका, रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। देखिए कब वो अटकता है? तो वो पढ़ते समय बार बार अटकता है। यह संभवतः डैश से ग्रस्त है। तो इसमें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, डिसकैलकुलिया है, डिसग्राफिया है, डिसलेक्सिया है और डिसफेजिया है। तो डिसकैलकुलिया में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। डिसकैलकुलिया में ये होता है जब बच्चे को गणित में कठिनाई आती है। किस में कठिनाई आती है? जब आपकी गणित में कठिनाई आती है। और कैलकुलेशन से कैलकुलेट और कैलकुलेट से कैलकुलेट, यानी डिसकैलकुलिया। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। फिर आपका डिसग्राफिया क्या है? डिसग्राफिया। अब देखिए इसमें ग्राफिया यानी ग्राफ लिख रहे हैं, लिखने से है ये। और डिसलेक्सिया आपका किससे है? तो डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से। किससे है? तो डिसलेक्सिया आपका पढ़ने से है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है। तो उसमें कौन सी परेशानी है? वह संभवतः किससे ग्रस्त है? तो पढ़ने की बात यहाँ पे हो रही है, तो आपका डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने की बात हो रही है ना।
तो यहाँ पे आपका डिसलेक्सिया हो गया, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 25 से 30। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेश कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से है दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंबर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में यही कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। तो अब इसमें हम देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कवि को कोई कह रहा है कि बाधाओं से दूर रहना, धरती और आसमान उसके लिए है, लक्ष्य भी बहुत दूर है, अजानी हवा में उड़ो। अब हम इसको पढ़ते हैं, यानी जो कविता है इसको पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका है न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, बहुत दूर से दिशाएं बुलाती। और देखिए दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही है, दिगंबर खुला सिर्फ मेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ राह जो टोक पाए, यहाँ नहीं कुछ यहाँ राह जो रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए, हृदय में यही कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है, यानी धरती और आसमान उसके लिए है। कवि की कोई, यानी कवि को कोई क्या कह रहा है कि धरती और आसमान, यानी कि देखिए यहाँ पे आपका हो गया धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए हैं। तो धरती और आसमान सिर्फ तेरे लिए हैं, यानी कि जो लास्ट की पंक्ति है इसमें ये चीज़ बताई जा रही है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी धरती और आसमान उसके लिए है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। जो आपकी कविता होती है, एक गद्यांश आप पढ़ेंगे तो इसमें एक बार आप चीज़ों को पढ़ लेंगे तो माइंड में बैठ जाती है कि नहीं ये चीज़ हमने पढ़ी थी। लेकिन जब कविता आप पढ़ेंगे तो कविता में आपको अर्थ भी निकालने होते हैं, तो इसलिए आप कविता को बार बार पढ़ें। और ऐसा नहीं है कि इतना, मतलब टाइम तो कम होता है, ये चीज़ तो है, लेकिन जब भी आप करें तो स्पीड के साथ करें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें तो चीज़ें अच्छे से निकल आएंगी, क्योंकि पहले हमको चीज़ों को निकालना है, फिर उसको उसके अर्थों को समझना है, ठीक है ना। तो चलते हैं कि कविता में दो समानार्थी शब्द एक वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। तो धरा क्या हो गई, धरा तो पृथ्वी हो गई, और गगन आकाश हो गया। और इसमें कहा क्या गया, समानार्थी शब्द। तो देखते हैं कौन सा है। तो धरा और गगन सिर्फ, तो ये आपका नहीं है। फिर न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है। तो अवरोध मतलब क्या होता है कि बाधा आना, और बाधा भी बाधा है कि अवरोध मतलब कोई बीच में कठिनाई नहीं आई, और बाधा तो ये आपका देखिए हो जाता है। और भी देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। न संदेह कोई, न व्यवधान कोई, ये भी देखिए अलग हो जाते हैं। अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं। देखिए अवरोध कोई और बाधा कोई, कहते नहीं कि हमारे काम में अवरोध ना डालो या हमारे काम में बाधा ना डालो, तो ये एक ही है, यानी समानार्थी हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इस तरह के क्वेश्चन तो आप लोगों को खुद से करने रहते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमको कविता से निकालने होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें खुद से देना होता है व्याकरण के अकॉर्डिंग, है ना। तो कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। तो दिशाएं, हवा, गगन, दिगंबर। तो हम लोग चलते हैं कविता की तरफ। कविता देखते हैं। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंबर खुला सिर्फ तेरे लिए है। तो क्या कह रहे हैं, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही। कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, तो दिशाएं। तो आपका देख लें, जो 27 में देखिए दिशाएं है ना, तो कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, तो दिशाएं। तो दिशाएं आपका आंसर हो जाता है। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटिए। तो धरा, पथ, डगर, राह। तो आपका देखिए धरा, देखिए पथ, पथ क्या है, रास्ता, राह रास्ता, डगर रास्ता, और शेष से भिन्न क्या है, तो धरा।
पृथ्वी। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर राइट हो जाता है। उसके बाद कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? आकाश, धरती, दिशाएं, हवा। तो इसमें देख लेते हैं हम, कविता की तरफ चलते हैं। देखिए, अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए। कौन गा रहा है? तो गगन मस्त गाए, और हृदय में वही कह रहा बात कोई। तो देखिए आपका क्या हो जाता है, कौन गा रहा है? अजानी हवा में उड़ा जा रहा हूँ, विजय गीत मेरा गगन मस्त गाए। तो गगन, अब इसमें यहाँ पे देख लेते हैं कि गगन आया है कहीं पे, तो देखते हैं गगन, तो आकाश, धरती, दिशाएं, हवा। देखिए इसका आपका पर्यायवाची आ गया गगन, तो आकाश यहाँ पे आया है, तो आकाश आपका राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ माइंड चेक किया जाता है। मैं आपको बार बार एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि IQ चेक किया जाता है कि इसमें बच्चों को चीज़ें कितनी आती हैं और कितनी वो कितना तेज़ी से समझ सकता है। अब यहाँ पे आप गगन के चक्कर में पढ़े रहेंगे और उसका आपको पर्यायवाची नहीं पता, हालांकि सभी को पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि जब आपकी पकड़ मजबूत होगी, आपको ग्रामर भी अच्छे से आती होगी, और तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे गगन आया, कविता में आपके लिए गगन है और ऑप्शन में आपके लिए आकाश है। तो जब आपको पता होगा कि गगन और आकाश एक ही हैं, तो आप आकाश पे टिक कर देंगे, वरना आप गगन ही ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है ना, तो ये सब समझने वाले होते हैं और कुछ भी नहीं, और बहुत कठिन नहीं होता है, समझ पे सब डिपेंड करता है। उसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, कोई मतलब कोई के बारे में है, वो वाला कोई नहीं है, ये कोई शब्द तो सर्वनाम है, विशेषण है, अपव्यय है या क्रिया है? तो व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। कहते नहीं है कि जैसे संज्ञा क्या होती है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, मान लीजिए नायरा, ठीक है ना। कोई शहर का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए दिल्ली, है ना। किसी नदी का नाम हो गया, मान लीजिए गंगा। अब जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? जैसे जब हम सर्वनाम पढ़ेंगे तो ये नायरा की जगह पे क्या हो जाएगा? मैं, तुम, वह, है ना। और दिल्ली की जगह पे क्या हो गया? किसी एक शहर का नाम, कोई शहर, जैसे शहर, अब उसमें शहर में सारे शहर आ गए। गंगा नदी, अब जब हम संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ेंगे तो इसमें नदी आ गया, उसमें सारी नदियां आ गई। तो इसी तरह से कोई शब्द कौन है, क्या है, कैसे है? तो कोई शब्द में क्या है? तो कोई शब्द में आपका सर्वनाम है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और जो भी मैं क्वेश्चंस कराती हूँ वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि उर्दू के नोट्स आप लोगों को कैसे प्रोवाइड होंगे। तो उर्दू के नोट्स आप टेलीग्राम से, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आप लोगों को फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और रहा क्लासेस की बात, मतलब रहा सवाल क्लासेस की बात का, तो आप गूगल पे नॉर्मली सर्च कर सकते हैं नायरा स्टडी हब उर्दू क्लास सीटेड, तो आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। शायद जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए उन लोगों को क्लासेस मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाएं, जिससे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और जैसा मैंने आप लोगों को बताया आप लोग वैसा करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर, यानी कोई ऐसे क्वेश्चंस को लेकर, ऐसी क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी और आप लोगों को एग्जाम में हेल्प दिलाएंगी। तब तक फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।